नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। रात के 9 बजने को हैं और दिन भर की तमाम अहम खबरें और खबरों के मायनों के साथ हम हाजिर हैं इस बुलेटिन में। और शुरुआत हम करेंगे किसान आंदोलन और आंदोलन के नाम पर हो रही सियासत की। किसानों के नाम पर सियासत चमका रहे वाम दलों के कार्यकर्ताओं पर पटना में लाठियां बरसी। किसान महासभा के सदस्य राजभवन मार्च के लिए निकले थे। जब पुलिस ने रोका तो नोकझोंक शुरू हुई। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। किसानों का कंधा और वाम दलों का झंडा, इसी का नतीजा है ये तस्वीरें, जहां किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे लोगों पर पुलिस को बरबस लाठियां चलानी पड़ी। दिन के तकरीबन 12:30 बज रहे थे। वाम दलों के बैनर तले किसान महासभा के लोग राजभवन की ओर कूच कर रहे थे। के साथ किसान महासभा के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं। गांधी मैदान से राजभवन की ओर इनका मार्च निकल चुका है। हम दूसरी ओर तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात कर दी गई है। आगे यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। गांधी मैदान से राजभवन की ओर निकले कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर रोक दिया, जिसके बाद नोकझोंक शुरू हुई और नौबत लाठीचार्ज तक पहुंच गई। किसानों के नाम पर वाम दलों ने खूब तड़का लगाया। किसान महासभा के आंदोलन में सीपीआई नेता की मौजूदगी बता रही है कि ये खाली सियासत के सिवा और कुछ नहीं है। हमारे देश के अंदर हालत तो ये महिलाओं के संगठन का सबका समर्थन प्राप्त है, और क्यों नहीं हो। देश के 80% लोग तो ग्रामीण परिवेश के हैं ना। जब पटना की सड़कों पर वाम दल अपनी सियासी रोटी सेक रहे थे, उसी वक्त राजधानी की सड़कों पर कई जिंदगियों की सांसों का सवाल था। आंदोलन की वजह से डाक बंगला और आसपास की सड़कें गाड़ियों से खचाखच भरी हुई थी। कहीं से भी 1 इंच की जगह नहीं थी। जो आम लोग हैं वो भी फंसे हुए हैं, और एम्बुलेंस किस तरह से फंसा हुआ है। और पटना के निजी अस्पताल के लिए मरीज को लेकर एम्बुलेंस यहां से निकली है, लेकिन अब तक कोई चारा नहीं दिख रहा। देख सकते हैं तकरीबन 2 किलोमीटर तक जाम है। यानी आर ब्लॉक से लेकर डाक बंगला चौराहा, इनकम टैक्स से लेकर देख सकते हैं कि अशोक सिनेमा और स्टेशन रोड तक तमाम जगहों पर पैक है। जिस राज्य में 14 साल पहले एपीएमसी को खत्म कर दिया गया था, वहां नए कानून पर भोले भाले किसानों के कंधे पर सियासत अपनी बंदूक चला रही है। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। दरअसल केंद्र सरकार किसानों के मुद्दे पर बेहद गंभीर है। कल एक अहम दिन है। कल सरकार और किसानों के बीच अहम बातचीत होने वाली है। सरकार ने करीब 40 किसान संगठनों को विज्ञान भवन में बातचीत का न्योता दिया है, और ये उम्मीद जताई जा रही है कि कल कोई ठोस हल निकल जाएगा। और सरकार और किसानों के बीच अब तक 6 दौर की चर्चा हो चुकी है। किसानों के साथ बातचीत से पहले आज गृह मंत्री अमित शाह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की मीटिंग भी हो चुकी है, और कल कोई हल निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन सबके बीच जरूरी सियासत किसानों के नाम पर खूब हो रही है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी देश के लिए उसकी अर्थव्यवस्था ही आधार होती है, जिसका मजबूत रहना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 351 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के खुर्जा भावपुर सेक्शन की शुरुआत की। इस सेक्शन में मालगाड़ियां 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। इस सेक्शन को तैयार करने में करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस मौके पर पीएम मोदी ने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि अगर राजनीतिक दलों को स्पर्धा ही करनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी, स्पीड और स्केल पर चर्चा होनी चाहिए। स्पर्धा करनी ही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी में स्पर्धा हो, स्पीड में स्पर्धा हो, स्केल को लेकर के स्पर्धा हो। मैं यहां एक और मानसिकता का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूं, जो अक्सर हम प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान देखते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये संपत्ति किसी नेता की, किसी दल की, किसी सरकार की नहीं है।
ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति आपकी है, देश के नागरिकों की है। हमारे हर गरीब का, हर करदाता का, मध्यम वर्ग का, समाज के हर वर्ग का इसके पीछे पसीना लगा हुआ है, उसका पैसा लगा हुआ है। खबर को समझते हैं कि फ्रेट कॉरिडोर से देश को क्या फायदा होगा। दरअसल डेडिकेटेड का मतलब है कि नया रेल मार्ग जो सिर्फ मालगाड़ियों के लिए समर्पित होगा, यानी इस रूट पर सिर्फ मालगाड़ियां ही चलेंगी। किसानों की कमाई को एक नया ट्रैक मिलेगा। कॉरिडोर से किसानों को और लोकल सामान तैयार करने वाले लोगों को बहुत फायदा होगा। मालगाड़ी की स्पीड 3 गुना ज्यादा हो जाएगी। मालगाड़ियां पहले से 2 गुना ज्यादा सामान की ढुलाई कर पाएंगी। कारोबार के लिए नए दरवाजे खुलेंगे। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से देश में इकोनॉमी के पहिए तेज गति से घूमेंगे। बिहार का रुख करेंगे एक बार फिर से। बिहार में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल अब मरीजों की जान पर बनती जा रही है। दूर दराज से पटना पहुंचे मरीज 2 दिन से डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन न डॉक्टर आ रहे हैं और न ही इलाज मिल रहा है। सुबह के 9 बजे हैं और पीएमसीएच के ओपीडी वार्ड में मरीजों का तांता लगा है। कोई मरीज दानापुर से आया है तो कोई खगौल से। किसी के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं तो कोई पुरानी बीमारी से परेशान है। लेकिन हड़ताल की वजह से जूनियर से लेकर सीनियर डॉक्टर तक अस्पताल से नदारद हैं। देखिए, ओपीडी वार्ड में डॉक्टर की ये कुर्सियां खाली पड़ी हैं। ये नालंदा के दिव्यांग मरीज इंद्रजीत कुमार हैं। अपने पैर के इलाज के लिए वो 2 दिन पहले ही नालंदा से पटना पहुंच गए। कल पीएमसीएच आए तो पर्चा नहीं कटा। आज फिर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर साहब गायब हैं। डॉक्टर साहब से भेंट हुई है? अभी नहीं हुआ। अच्छा। कागज तो जमा कैल है। नालंदा से आप कैसे आए? नालंदा गाड़ी से आए थे, कल ही आए थे, यहाँ रह गए। इलाज नहीं हुआ? कल नहीं हुआ, पर्ची नहीं कटा। 12 बजे आए तो पर्ची है कि हड़ताल है? ना, वो कुल हमको जानकारी नहीं। पीएमसीएच के ओपीडी में डॉक्टर साहब के इंतजार में ये मरीज कई घंटों से यूं ही बैठे हैं, लेकिन न डॉक्टर साहब दर्शन दे रहे हैं और न ही इन मरीजों का इलाज हो पा रहा है। मुजफ्फरपुर की सरिता देवी बेटी के इलाज के लिए 2 दिन से पीएमसीएच का चक्कर लगा रही है, लेकिन अब तक नाउम्मीदी ही हाथ लगी। मुजफ्फरपुर से। वहाँ इलाज नहीं करवाई? मुजफ्फरपुर में करवाए सर, नहीं ठीक हुआ है। यहाँ कब आई? कल आए हैं। किनका इलाज कराना? बच्चा को। क्या हुआ है बच्चा को? हड्डी में चोट है, 1.5 साल से। हड्डी में चोट है? अच्छा, कल आए हैं? हाँ। इलाज हुआ? नहीं हुआ, आज होगा। ओपीडी वार्ड में डॉक्टर के इंतजार में बैठे ये मरीज दर्द से कराह रहे हैं। इनके लिए एक एक मिनट कीमती है, लेकिन हड़ताल की मार ने धरती के भगवान को अस्पताल से दूर कर दिया है। इसका खामियाजा इन मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। जाहिर है कोरोना काल चल रहा है अभी भी, और कोरोना काल में हड़ताल का ये वक्त सही नहीं है। इस वक्त लोगों को मुकम्मल इलाज की जरूरत होती है, लेकिन हड़ताल की वजह से पीएमसीएच में अब तक 110 ऑपरेशन टल चुके हैं। सिर्फ पीएमसीएच में ही 8 मरीजों की मौत हो चुकी है और पूरे बिहार में 9 मेडिकल कॉलेज हैं जिनके 12,000 डॉक्टर अभी भी हड़ताल पर हैं, और इसलिए जरूरी है कि इस हड़ताल को खत्म कराने की पहल होनी चाहिए। जल्द से जल्द हड़ताल खत्म हो। बिहार में अब घर बनाना महंगा हो जाएगा क्योंकि सरकार ने बालू की बंदोबस्ती की राशि में 50% की बढ़ोतरी की है। दरअसल आज नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 11 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, जिसमें बालू बंदोबस्ती समेत नए नगर पंचायत के गठन के लिए नए अधिनियम को सहमति दे दी गई। सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के पावापुरी और नालंदा को नगर पंचायत बनाया गया है। और भी कई अहम फैसले। छठे वित्त आयोग की अवधि में वृद्धि की गई है। 31 मार्च 2021 तक के लिए मिला है एक्सटेंशन। और जो नए नगर पंचायत का गठन होगा उस पर भी मुहर लगी है। इसमें 9 नए नगर पंचायत और भी जोड़े गए हैं। इससे पहले की कैबिनेट की बैठक में पहले ही इस पर फैसला हो चुका था। उच्च न्याय सेवा नियमावली 2020 का भी गठन हुआ है और जो 9 नगर पंचायत जुड़े हैं उसमें नालंदा के पावापुरी और नालंदा को नगर पंचायत बनाया गया है। इसके अलावा समस्तीपुर में सिंघिया, गोपालगंज में हथुआ, बांका में बौंसी और मधुबनी में बेनीपट्टी को नगर पंचायत का दर्जा मिला है। बिहार में ई स्टाम्प शुल्क नियमावली 2020 की स्वीकृति दी गई है। बिहार में बालू घाटों की बंदोबस्ती को विस्तार मिला है।
समझिए अब दरअसल कि बिहार सरकार के फैसलों का बिहार की जनता पर क्या असर पड़ेगा। खासतौर पर बालू घाटों के बंदोबस्ती के मामले में जो फैसला लिया गया है, बंदोबस्ती राशि को सरकार ने 50% बढ़ा दिया है। जाहिर है बिहार में बालू की कीमतें अब और ज्यादा बढ़ जाएंगी। मतलब 1 रुपए की जगह अब आपको 1.5 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बालू की कीमत का असर सीधे आपके मकान पर पड़ेगा। बिहार में घर बनाना महंगा हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन से जुड़े कामकाज पर भी फर्क पड़ेगा। सियासी गलियारों का रुख करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद से बिहार की सियासत गर्म है। एक तरफ जहां जेडीयू को टूट की टीस है और जेडीयू नेता बीजेपी से मिले जख्म की बात कर रहे हैं, तो विपक्ष दोबारा सत्ता में आने के लिए नीतीश को साथ आने का ऑफर देकर जेडीयू के जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश में जुटा है। हालांकि जेडीयू को फिलहाल विपक्ष का ऑफर मंजूर नहीं है। कि बजाय मंत्रिमंडल में शामिल करने के उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। दिस इज अगेंस्ट द बेसिक स्पिरिट ऑफ परफॉर्मिंग द धर्म ऑफ गठबंधन। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा मन दुखी है, लेकिन अरुणाचल की घटनाओं का बिहार की राजनीति पर कोई फर्क नहीं। जो आपने जख्म की बात कही, इस सिलसिले में मैं कह रहा हूं कि हमारे लोग सरकार में शामिल होने के लिए तैयार थे, सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार थे। तो इसमें क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी है, क्या ऐसी जरूरत और जल्दीबाजी हुई कि इस ढंग का काम किया गया। ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरेगा। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों को बीजेपी ने पार्टी में शामिल कराया और अरुणाचल प्रदेश से 1200 किलोमीटर दूर पटना में जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व को ऐसा गहरा जख्म दे दिया जो भर नहीं पा रहा है। लेकिन बिहार में सरकार चलाने और गठबंधन की ऐसी मजबूरी कि जख्म न छिपाते बन रहा है, न जख्म दिखाते बन रहा है। ऊपर से बीजेपी नेताओं का बयान जख्म पर और नमक छिड़कने का काम करता है। अरुणाचल का मामला स्थानीय है और जो विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं वो पहले भी बीजेपी में थे। जब विधायक खुद आने को तैयार हैं तो इसमें अमित्रवत कहाँ है? विधायकों को अगर संभाल नहीं सकते हैं तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। अब इसे विपक्ष की सत्ता में आने की चाहत की मजबूरी ही कहेंगे कि जिस नीतीश को चुनाव में पानी पी पी कर कोसते रहे, अब उन्हीं नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर देकर जेडीयू के जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश में जुटे हैं। आप तो कहते हैं कि बड़े भाई समान आदरणीय लालू यादव के पुत्र, तो उस पुत्र को आप टीका लगाइए और बिहार से जो है दिल्ली की ओर आप बढ़िए। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका है, किसानों का मसला है। हमने माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में ये बोला कि अगर उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वो काम नहीं कर पा रहे हैं और महागठबंधन में पहले भी वो रह चुके हैं, तो हमको लगता है कि अगर उनका मन बने कि महागठबंधन में आने का, अगर सेकुलर मिजाज उनका पहले से भी रहा, अगर सेकुलरिज्म पे विश्वास रखते हैं, तो हम लोग कांग्रेस में बात करके अगर उनके आने की इच्छा होगी तो हम लोग राहुल गांधी जी से बात करेंगे और आदरणीय लालू प्रसाद जी से भी बात करेंगे कि अगर आना चाहते हैं तो स्वागत है। हालांकि जेडीयू को अपने जख्म पर विपक्ष का मरहम कतई मंजूर नहीं है, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह तल्ख लहजे में विपक्ष के ऑफर को ठुकराते हैं। ये सब बातें बेहद निराशा के अंदर और चुनाव में जो हार हो गई है उसको अभी तक वो लोग पचा नहीं रहे। और जब कोई चीज उनके ड्रीम्स के अगेंस्ट फैसला जनता का आ गया तो अब एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका के लिए तैयार करना चाहिए। बहरहाल सर्द मौसम में अरुणाचल प्रदेश की घटना के बाद सियासत गर्म है। देखना होगा आने वाले दिनों में बिहार की सियासत का रुख क्या होता है। पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर को समझिए। दरअसल महागठबंधन बिहार चुनाव में मिली हार को पचा नहीं पा रहा है और जाहिर है सत्ता पाने के लिए आरजेडी में छटपटाहट नजर आ रही है और दूसरे कंधों के सहारे महागठबंधन सत्ता पर काबिज होने की मंशा रखता है। कुछ दिनों पहले शिवानंद तिवारी ने भी नीतीश कुमार को ऑफर दिया था और शिवानंद के बाद अब कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने भी ऑफर दिया। तेजस्वी पहले ही कह चुके हैं, तेज प्रताप पहले ही कह चुके हैं कि मौजूदा सरकार की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि सरकार गिर जाएगी। तो जाहिर है इन तमाम कोशिशें विपक्ष की हैं। हालात अभी जरूर नाजुक हैं, लेकिन जेडीयू और बीजेपी बार बार कह रहा है कि गठबंधन बिहार में अटूट है, कोई असर यहां पर नहीं पड़ेगा अरुणाचल की घटना का। आगे बढ़ते हैं। बिहार में अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, वहीं शराबबंदी भी सवालों में है।
यही वजह है कि अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। बिहार में अपराधी कितने बेखौफ हो चुके हैं, इस बात की तस्दीक ये 4 तस्वीरें करती हैं। महज 2 घंटे के अंदर ये चारों घटनाएं घट गई। अररिया में दवा कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो मुजफ्फरपुर में किसान की हत्या अपराधियों ने कर दी। मधेपुरा में लूट के दौरान अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, तो दानापुर में रेलवे ड्राइवर की अपराधियों ने हत्या कर दी। बात सिर्फ हत्या और लूट तक ही सीमित नहीं है, शराबबंदी भी सवालों के घेरे में है। मतलब पुलिस वाले न तो अपराध पर लगाम लगा पा रहे हैं और न ही शराबबंदी को ठीक से लागू करा पा रहे हैं। यही वजह है कि अब कानून व्यवस्था पर एनडीए नेता भी सवाल उठाने लगे हैं। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा है कि 2005 से 2010 की तरह शासन नहीं चल पा रहा है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और सीएम को इसको देखना होगा। और जो जनता का जो विश्वास 2005 से जो 10,000 के बीच में जो एनडीए का शासन का रहा है, उतनी अच्छी से हम लोग नहीं चला पा रहे हैं। अब क्या कारण है, तो ये तो अब शीर्ष नेतृत्व को तय करना है, माननीय मुख्यमंत्री को तय करना है। लेकिन सरकार जो भरोसा के साथ जो चौथी बार के लिए जो दिया है मैंडेट, उसमें हम लोग को खड़े उतरना पड़ेगा। बीजेपी सांसद अजय निषाद के बयान के बाद विपक्ष को बोलने का मौका मिल चुका है, जबकि जेडीयू ने अजय निषाद के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार ने 2005 से अब तक सिर्फ और सिर्फ विकास किया है। अच्छी बात है कि यह आवाज अब एनडीए के अंदर से उठ रही है। वो लोग उठा रहे हैं जो कल तक जब विधानसभा के चुनाव में सर्टिफिकेट दे रहे थे कि नीतीश सरकार और एनडीए सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था को संभाले हुए है। राज्य के जनजीवन में जो एक अभूतपूर्व बदलाव सुनिश्चित करने का काम इस सरकार ने किया है, उस कार्यशैली पर किसी भी तरह के सवाल की गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। सवाल चाहे जो भी उठे, लेकिन सच तो यही है कि नई सरकार के गठन के बाद से ही कानून व्यवस्था को लेकर सीएम सख्त है। सीएम ने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ कई बैठकें की, सख्त निर्देश भी दिए। बावजूद इसके अगर अपराध की घटनाएं घट रही हैं, तो ये पुलिस अधिकारियों को सोचना पड़ेगा कि कहां उनसे चूक हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दरअसल दुरुस्त व्यवस्था नीतीश कुमार का यूएसपी रहा है। बिहार को नीतीश ने सुशासन की सरकार दी है। पिछले कई महीनों से बिहार में क्राइम की वारदातें बढ़ी हैं। 2005 में नीतीश ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला था, लिहाजा एक बार फिर लोग वही 2005 का हवाला दे रहे हैं। झारखंड का हम रुख करेंगे। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने आज अपनी कार्यकाल के 1 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हजारों करोड़ की विकास योजनाएं जनता को सुपुर्द किया। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के 1 साल पूरे होने पर रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर विकास की कई योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया गया, तो वहीं लाभुकों को कई योजनाओं का लाभ भी दिया गया। कोविड के नियमों के तहत आयोजित कार्यक्रम में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सबसे पहले संक्रमण को लेकर राज्य सरकार की ओर से किए गए कार्यों को गिनाया। आज इस संक्रमण से लड़ने में अगर राज्यों की तुलना करेंगे तो देश के हम लोग दूसरे तीसरे राज्यों में से होंगे जहां सबसे अच्छी व्यवस्था हमारी कोरोना के सब वक्त हम लोगों ने किया था। कोरोना के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीण महिलाओं का भी जिक्र किया, जिन्होंने सरकार के साथ मिलकर उन हजारों गरीब परिवारों को मुफ्त भोजन कराया जो संक्रमण के दौर में दूसरे प्रदेशों से अपने घर राज्य सरकार की पहल पर लाए गए थे। कई विकास योजनाओं की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। इनमें किसानों के लिए 50,000 की कर्ज माफी योजना, कृषि, नगर विकास, ऊर्जा, उद्योग, स्वास्थ्य और पर्यटन विभाग के साथ ही कई विकास योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने 1458.95 करोड़ की 19 योजनाओं का उद्घाटन किया, जबकि 1091.92 करोड़ की 11 योजनाओं का शिलान्यास किया गया, तो वहीं 15 योजनाओं की मुख्यमंत्री ने शुरुआत भी की।
मंच से मुख्यमंत्री ने पूर्व की रघुवर सरकार पर विकास योजनाओं को लेकर निशाना साधा और कहा कि सत्ता संभालते ही उन्हें खाली खजाने की चाबी मिली थी। जब हम सरकार के तह खाने तक जाने का कोशिश किए तो पता चला कि वास्तव में जो राज का खजाना है, पूर्व की सरकार ने उस खजाने को खाली करके उसकी चाबी हमें थमा दी। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर आयोजित इस मेगा शो के विशिष्ट अतिथि रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह। हेमंत के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन भी आयोजन के गवाह बने। अपने संबोधन में युवा शक्ति पर जोर देकर और किसानों को ऋण माफी की बड़ी राहत देकर मुख्यमंत्री ने ये जता दिया कि राज्य के सर्वांगीण विकास को लेकर वे बेहद गंभीर हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ अविनाश की रिपोर्ट। दरअसल मेगा शो के जरिए हेमंत सरकार ने जनता को हिसाब दिया, चुनौतियों के साथ साथ अपनी उपलब्धियां भी बताई और अगले साल का ब्लूप्रिंट भी सरकार ने पेश किया। 2021 में सरकार का फोकस रोजगार पर होगा, किसानों के उत्थान के लिए भी सरकार काम करेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर लगातार जारी है। नमस्कार।